आज हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का मतलब क्या होता है। प्लेज रिलेटेड है बेलमेंट से। तो सबसे पहली बात ये है कि प्लेज इज डिफाइंड इन सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 172। प्लेज को हम लोग पॉन के नाम से भी जानते हैं। अब प्लेज क्या है, प्लेज की डेफिनेशन क्या है, यानी कि सेक्शन 172 में क्या लिखा हुआ है उसे देख लेते हैं कि द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट। देखिए यहाँ पर लिखा है द बेलमेंट ऑफ गुड्स। प्लेज इज द टाइप ऑफ बेलमेंट। ओके, सो द बेलमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि बेलमेंट ऑफ गुड्स का क्या मतलब? बेलमेंट में क्या होता था? सामान को आगे पीछे किया जाता था, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सामान डिलीवर किया जाता था। यहाँ पर भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सामान डिलीवर किया जा रहा है, लेकिन एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। कैसे सिक्योरिटी ली जा रही है? देखिए, मान लीजिए किसी ने किसी को कुछ सामान अपना दिया, ऐसे हिंदी में समझिए कि किसी ने गिरवी रखा अपना कोई सामान और उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे किसी को गोल्ड लोन लेना है। प्लेज का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है लोन। किसी को गोल्ड लोन लेना है तो वो गया बैंक में, उसने बैंक में अपना गोल्ड डिपॉजिट करवाया और बैंक ने उसके बदले में उसको पैसे दे दिए। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अब पार्टीज कौन सी होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में? तो पॉनर या फिर प्लेजर जो गुड्स प्लेज करता है, यानी कि जो सामान देता है। अब अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को अपना गोल्ड दिया, तो आप वहां पर हो जाएंगे पॉनर या फिर प्लेजर, और जो बैंक होगी वो हो जाएगी प्लेजी। तो द पॉनी और प्लेजी टू होम द मूवेबल गुड्स आर प्लेज्ड। जिसके पास गुड्स रखे गए हैं, जिसके पास गुड्स प्लेज कराए गए हैं, वो होता है पॉनी या फिर प्लेजी। फिर से एक बात जो ध्यान देने वाली है वो है ये कि मूवेबल गुड्स ही प्लेज कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार की पार्टीज कौन सी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के लिए? पॉनर जो गुड्स प्लेज कराता है, और पॉनी जिसके पास गुड्स रखवाए जाते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए ए और बी दो लोग दोस्त हैं। ए ने बी को अपनी घड़ी दी क्योंकि ए को जरूरत थी पैसों की। फिर से समझिए कि ए ने बी को अपनी घड़ी दी क्योंकि ए को जरूरत थी पैसों की। अब बी ने एज सिक्योरिटी ए की वॉच रखी और इसे दे दिए $500 ताकि इसको जो पैसे की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। फिर से समझिएगा, ए ने बी को घड़ी दी क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी, उसके बदले में बी ने दिया ए को $500 या कितना भी, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, अपनी इसने गोल्ड की वॉच दी। ठीक है, और उसमें से बी ने इसको वापसी में कितना दिया? पैसे दिए, ताकि अपना जो काम है उसका वो काम हो जाए। अब यहाँ पे पॉनर कौन हुआ और पॉनी कौन हुआ, या फिर प्लेजर कौन हुआ और प्लेजी कौन हुआ? तो हमने क्या पढ़ा है कि जो गुड्स प्लेज कराता है, ए ने बी को गुड्स प्लेज करवाए हैं, तो पॉनर कौन होगा? ए। अब गुड्स रखे किसके पास है? किसके पास प्लेज कराए गए हैं? तो किसके पास प्लेज कराए गए हैं? बी के पास। तो बी कौन हुआ? पॉनी। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉनर कौन होता है और पॉनी कौन होता है। हमने देख लिया कि प्लेज क्या होता है, तो अब हम लोग ये भी देख लें कि प्लेज और बेलमेंट में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहली बात तो डेफिनेशन ही डिफरेंस है कि द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉमिस इज नोन एज प्लेज। बेलमेंट ऑफ गुड्स होता है कि सिक्योरिटी देने के लिए कि हमने किसी को अपना सोना दिया है तो वो हमें बदले में उसके पैसे देगा। ठीक है, तो एज सिक्योरिटी कि हमने एज ए सिक्योरिटी अपना सोना वहां पर रख दिया ताकि हमें बदले में पैसे मिल सके। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट कैन बी फॉर द पर्पस ऑफ एनी काइंड। इट कैन बी फॉर द पर्पस ऑफ एनी काइंड। अब जो ध्यान देने वाली बात है, दोनों जो ये डिफरेंसेस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। द पॉनी हैज द राइट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। पॉनी को, यानी कि जिसके पास गुड्स प्लेज्ड कराए गए हैं, उसके पास राइट होता है कि अगर उसे अपना पैसा टाइम पर ना मिले या फिर टाइम पर इंसान ना आए
तो वो गुड्स को बेच सकता है। ही हैज द राइट टू सेल। जो मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि ए ने बी को अपनी वॉच दी, बी ने भैया उसके बदले में उसको $500 दिए। तो अब अगर $500 ए वापस नहीं करता है उसको टाइम पर, जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट का टाइम है कि इस समय वापस करना है, तो फिर बी क्या कर सकता है, बी उसकी वॉच बेच सकता है। इसी को राइट ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बेली के पास कोई राइट ऑफ सेल नहीं होता है। सो नो राइट ऑफ द सेल टू द बेली। बेलमेंट में बेली के पास कोई राइट ऑफ सेल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, द पॉनी डज नॉट हैव अ राइट टू यूज द गुड्स। जो पॉनी होता है, फिर से जिसके पास गुड्स प्लेस्ड करवाए गए हैं, उसको कोई राइट नहीं होता है कि वो गुड्स को यूज कर ले। अब ऐसा आप एग्जांपल एक समझिए, जैसे गोल्ड लोन का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया। आप बैंक में गए, आपने गोल्ड लोन लिया, आपने अपना सोना रखा और उसके बदले में अपना पैसा ले लिया, जितने पैसे की आपको जरूरत थी। अब यहाँ पर बैंक का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एम्प्लॉय हो, एचआर हो, कोई भी हो, वो आपके सोने को अपने इस्तेमाल के लिए यूज नहीं कर सकता, अपनी बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकता। कोई भी, चाहे बैंक में हो या आपने किसी अपने दोस्त को कुछ दे रखा हो गिरवी रखने के लिए, तो वो अपने लिए, अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता कि अपने बेनिफिट के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए वो उसे यूज कर ले। तो सो द पॉनी डज नॉट हैव अ राइट टू यूज द गुड्स। अब थर्ड इसमें क्या है, द बेली कैन यूज द गुड्स इफ द टर्म्स ऑफ पेमेंट प्रोवाइड फॉर इट। अगर पेमेंट के टर्म्स में ये लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट में ये लिखा है कि हाँ तुम उसे यूज कर सकते हो, या फिर बेलर ने कहा है कि ओके यू कैन यूज माई गुड्स, तो यूज कर सकता है। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी अपने किसी फ्रेंड को दी और उससे बोला कि ठीक है तुम कुछ दिनों के लिए मेरी गाड़ी यूज कर लो, आराम से चलाओ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तो है। आपने उसको पोजेशन नहीं दिया है अपनी गाड़ी का, लेकिन आप उसको यूज करने दे रहे हो। तो द बेली कैन यूज द गुड्स, तो वो गुड्स यूज कर सकता है, जो गाड़ी है वो यूज कर सकता है आपका फ्रेंड। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लेज और बेलमेंट क्या होता है, प्लेज स्पेसिफिकली क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा एक बार फिर कि प्लेज डिफाइंड है सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।